आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार दर्शकों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो पूरे देश में चर्चा का विषय है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन कहें या आरएसएस का इशारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो सबसे खास एजेंडा है वो है यूसीसी। यूसीसी को लेकर जिस तरह की ब्रांडिंग की जा रही है और कहा जा रहा है कि 9 नवंबर को जब उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मनाएगा तो बड़े पैमाने पर इसको लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए प्रवासी सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है पहली बार। तो क्या इसको लेकर विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है? क्या सोचता है विपक्ष? इसके लिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सबसे जो मुखर वक्ता है सूर्यकांत धस्माना जी, हमने उन्हें अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया है और यकीन मानिए अगले 5 से 8 मिनट के इस शूट में आपको कुछ दिलचस्प और रोचक जानकारियां भी मिलने वाली हैं। सर, क्या आपको बधाई दी जाए कि उत्तराखंड को यूसीसी मिलने जा रहा है, उत्तराखंड में पहली बार प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है, कम से कम इसके लिए बड़ा दिल करके मुख्यमंत्री जी को बधाई देंगे? बहुत बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख रुपए का जुमला दिया था और उनका अनुसरण करते हुए धामी जी ने यूसीसी का जुमला दिया। जुमला आप कैसे कह सकते हैं जुमला? इतनी बड़ी लॉन्चिंग कमेटी, ये सब जुमलाबाजी है, ये सब दिखावा है, ये सब प्रपंच है, ढोंग है। क्योंकि यूसीसी की डेफिनेशन क्या है? यूसीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी बिल्कुल ठीक। समान नागरिक संहिता, यानी कि राज्य के सारे नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। तो यूनिफॉर्म है क्या? अगर राज्य का आपने एक पूरा वर्ग छोड़ दिया, अनुसूचित जनजाति के लोगों को उसमें आपने कवर ही नहीं किया, तो क्या आप ये कहेंगे कि जौनसार बाबर के लोग, आप क्या कहेंगे कि जो भोटिया जनजाति के लोग, आप क्या कहेंगे जो बोक्सा जनजाति के लोग, इस राज्य के अंदर जो जनजातियों के लोग रहते हैं वो उत्तराखंड के नागरिक नहीं है? और अगर उत्तराखंड के नागरिक है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में कवर क्यों नहीं है? जब राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए आप कह रहे हैं कि हमने एक कानून बना दिया, समान नागरिक संहिता, तो समान कहाँ हुई जब राज्य के पूरे एक वर्ग को आपने छोड़ दिया? इट इज अ फ्रॉड, इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। नहीं, ये तो आपका पक्ष हुआ। क्योंकि मेरा पक्ष नहीं हुआ। नहीं, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। एक बड़ा चंक है जिसमें कि ये इसको फायदा उड़ाया जा रहा है। बड़ा चंक नहीं तो आप बड़ा चंक कहिए ना, आप बड़ा चंक कहिए। हाँ। कि हमने एक बड़े चंक के लिए एक कानून बना दिया। भाजपा यही तो कह रही है कि आप एक जो लोग छोड़े गए हैं उसको लेकर आप पूरे यूसीसी को ही अगर क्या भारतीय जनता पार्टी जौनसार बाबर जनजाति क्षेत्र के लोगों को राज्य का नागरिक नहीं मानती? क्या भारतीय जनता पार्टी भोटिया जनजाति के लोगों को राज्य का नागरिक नहीं मानती? क्या भारतीय जनता पार्टी बोक्सा जनजाति के लोगों को राज्य का नागरिक नहीं मानती? अगर वो नागरिक राज्य के हैं तो आचार संहिता जो आप बना रहे हैं समान नागरिक संहिता, तो समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड वो उन पे लागू क्यों नहीं है? और जब उन पे लागू नहीं है तो हाउ इट इज यूनिफॉर्म? इट इज नॉट यूनिफॉर्म, समान नहीं है। अरे समान खत्म। लेकिन जब कमेटी बनी तो उसने कुछ होमवर्क किया है और आप विपक्षी पार्टी हैं, आप मुख्यमंत्री सारी कमेटी दबाव डालिए। सारी कमेटी ने फ्रॉड किया है, मैं आरोप लगा रहा हूं। जितने लोग उसमें थे वो फ्रॉड कर रहे हैं उत्तराखंड के लोगों के साथ, देश के लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है ही नहीं, क्योंकि वो समान है ही नहीं। राज्य के एक वर्ग को आपने अगर छोड़ दिया तो समान कहां हुई? लेकिन उत्तराखंड के लोग वेलकम कर रहे हैं। अरे उत्तराखंड के कौन लोग वेलकम कर रहे हैं? उत्तराखंड के बेरोजगार वेलकम कर रहे हैं क्या? उत्तराखंड की वो माता बहनें जिनके ऊपर हिंसा हो रही है, जिनके बलात्कार हो रहे हैं, जिनके ऊपर आप हिंसा कर रहे हैं, जिनकी आप हत्या कर रहे हैं, अंकिता भंडारी, तमाम वो लोग जो इस राज्य के अंदर आधी आबादी आज जिनके खिलाफ हिंसा हो रही है, और उस हिंसा में ज्यादातर लोग हर दूसरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो पुलिस की रिपोर्ट कह रही है। सल्ट में कौन था? दुग्ध संघ का अध्यक्ष कौन है? पिराने कलेर में किसने हत्या करी? अंकिता भंडारी की हत्या किसने करी? कौन उसके रेप में था? कौन वो वीवीआईपी था? वो कह रहे हैं क्या आधी आबादी जिसके सर पर घास का, लकड़ी का, पानी का बोझ आप कम नहीं कर पाए और आप ये फ्रॉड कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या प्रोडक्टिविटी है उसकी? इस राज्य के बेरोजगारों का क्या भला होगा उससे? क्या किसी की नौकरी लग जाएगी? क्या किसी बेरोजगार के हाथों को काम मिल जाएगा?
आरोपों की इतनी लंबी लिस्ट लेकर कांग्रेस खामोश क्यों है, सरकार पर दबाव क्यों नहीं डालती है? क्योंकि वो नॉन प्रोडक्टिव इश्यू है और उसको हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ होने वाला विषय है और कोई राज्य का विषय नहीं है, राज्य का विषय ही नहीं है। इस राज्य का विषय है कि यहाँ की जो तड़पती हुई बहन है प्रसव पीड़ा से, उसका बच्चा ठीक से पैदा हो जाए। दून अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ का, उसके टॉयलेट के पॉट में एक नवजात शिशु का शव न मिले, ये इशू है राज्य का। राज्य का इशू है कि लकड़ी काटती हुई माता बहन पेड़ से गिर जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसको इलाज ठीक से मिले, ये इशू है राज्य का। राज्य का इशू ये है कि छोटे से बच्चों को 8 साल के, 6 साल के, 5 साल के बच्चे से आंगन से गुलदार उठा के ले जा रहा है, ये इशू है राज्य का। लेकिन 2025 में तो हम सर्वोत्तम राज्य बन रहे हैं। निश्चित तौर पे राज्य बन रहे हैं सर्वोत्तम। इस राज्य के अंदर मैंने आपसे बताया कि आधी आबादी के ऊपर हिंसा होती रहे, उनकी हत्या होती रहे, उनके साथ बलात्कार होते रहे, उसमें भी सत्ताधारी और ताकतवर लोग शामिल रहे, और हम सर्वोत्तम राज्य बन रहे हैं। इस राज्य के अंदर बेरोजगारी अपने चरम पर हो, राज्य के अंदर पुलिस की भर्ती 8 साल से ना निकले, राज्य के अंदर थानों में, चौकियों में पुलिस का एलोकेशन पूरा ना हो, चौराहों में ट्रैफिक पुलिस वाला ना हो, सारे चौराहों में जाम लगा रहे, हम सर्वोत्तम राज्य बन रहे हैं। गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढे, मेरा अभियान चल रहा है, हम ढूंढ रहे हैं गड्ढों में सड़क कहाँ है। स्मार्ट सिटी को तो आपने बिल्कुल कर रखा है, कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिया आपने और देहरादून स्मार्ट बना दिया आपने। कंडोली के अंदर ही हालत देख लीजिए, सोंदोवाली में जहाँ आपका दफ्तर है, राजेश्वरपुरम में, उसकी सड़कों का, गलियों का हाल देख लीजिए, सफाई की व्यवस्था देख लीजिए आप शहर के अंदर। मैंने परसों दिखाया नगर निगम के जो पहले नागरिक हमारे मेयर साहब हैं, उनके वार्ड में जहां उनका घर है, उसमें 1.5 किलोमीटर नाला 25 फीट चौड़ा, पॉलिथीन और गंदगी और सीवर का पानी उसमें बह रहा है। वो मैंने दिखाया, जहां मुख्यमंत्री का 800 मीटर दूर घर है, राज्यपाल का घर 800 मीटर दूर है, और शहर के मेयर का घर वहीं पे है उसी वार्ड में, उसमें नाला बह रहा है। लेकिन दीवारें चमक रही हैं उत्तराखंड की, दीवारों में सुंदर सुंदर तस्वीरें बनी हुई हैं। तो स्मार्ट सिटी तो बन गया, 4 सड़कें चमका दी, कुछ लैंप पोस्ट लगा दिए, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की फोटो चस्पा कर दी, स्मार्ट सिटी बन गया। ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? आपका शहर स्मार्ट तब होता है जब आपकी सड़कें, आपका ट्रैफिक सिस्टम, आपके स्कूल, आपके हॉस्पिटल्स, आपके शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था सब स्मार्ट हो, तब जाकर के शहर स्मार्ट बनता है। चलिए हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की कि कैबिनेट में विस्तार को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं। क्या ये दबाव है या विधायकों की महत्वाकांक्षा है कि 3 साल हो गए सरकार को, खाली पद तो भरे नहीं, जो दिवंगत मंत्री थे उनके स्थान पर भी कोई नया मंत्री नहीं बन पाया। क्या लगता है ऐसे ही आगे भी काम चलेगा? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी को और मोदी जी को कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहिए, उनकी सरकार हमारी बदौलत चल रही है। सतपाल महाराज ना होते तो कैसे चलती सरकार, रेखा आर्य ना होती तो कैसे चलती सरकार, सुबोध उनियाल ना होते तो कैसे चलती सरकार, सौरभ भोगड़ा ना होते तो कैसे चलती सरकार। उनके सारे मंत्री तो कांग्रेस के ही दिए हुए हैं, हमने दिए हुए हैं। आपने दिए हैं या उन्होंने छीने हैं? अब वो जो भी किया है, चोरी करी है, डकैती करी है, लेकिन हमारे ही गोत्र के लोग। आप भी उन्हें अपना मानते हैं? अभी भी हमारे गोत्र के लोग हैं भाई, अभी भी वो आपके हैं। अरे भाई, हमारे गोत्र के लोग हैं, कोई भ्रष्ट हो गया तो उसमें क्या करें? उसमें आप कुछ, अगर बेटा बिगड़ जाए, घर का कोई नालायक निकल जाए, कौन है नालायक उसमें में से? अब मैं किसी का एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, आप सिस्टम को देखिए कि आपने एक पार्टी के अंदर चुनी हुई सरकार गिराने के लिए पैसा दे करके विधायक तोड़ लिए, उसके बाद चुनी हुई सरकार गिरा दी, उसके बाद जो भी किया। तो ये उनका स्मार्ट वर्क था। नहीं, मैं क्या कह तो रहा हूँ कि इसमें स्मार्टनेस उनकी, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। विधायक चुराने में, दूसरे की पार्टी तोड़ने में, घोटाले करने में, खनन में, शराब में, दे आर स्मार्ट, तो उसमें कोई डाउट थोड़ी है। केदारनाथ की बात करें, बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं मुख्यमंत्री जी। उन्होंने भी कहा कि जब तक नया विधायक नहीं मिलता मुझे विधायक मान लीजिए। ये कहना क्यों पड़ा उन्हें? क्या डर का एक थोड़ा सा वो है कि केदारनाथ का संबंध सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा है, दिल से जुड़ा है, वहां हारने का मतलब प्रधानमंत्री की नजर में थोड़ा सा। देखिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ और पूरी उत्तराखंड की देवभूमि है, और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का बहुत बड़ी आस्था उत्तराखंड के प्रति इसलिए है कि हमारा जो चौथा धाम, जिसको बद्रीनाथ धाम कहते हैं, जिसको हम मोक्ष धाम भी कहते हैं, जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने आकर के बद्रीनाथ जी की स्थापना के बाद केदारनाथ जब वो आए तो उन्होंने वहाँ समाधि ले ली, वहीं उन्होंने शरीर छोड़ा। बहुत बड़ा महत्व है बद्रीनाथ जी में जो उनकी दुर्गति हुई। ये पूरे देश में हिंदू मुसलमान करके
धर्म के आधार पर लोगों को बांट के जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ ने जो जवाब दिया, 99.9% लोग हिंदू सनातनी घंटी बजाने वाले। भाई आप ये कल्पना करिए कि आप धर्म के नाम पर लड़ाते रहते हैं, धर्म के नाम पर बांटते रहते हैं, वोट लेते हैं, आप कहते हैं कि ड्रेस से, वेशभूषा से आप पहचान सकते हैं कि कौन दंगाई है, कौन आतंकी है। लेकिन बद्रीनाथ जी में क्या हुआ? 99.9% जहां सनातनी हिंदू, और जिस जगह में बद्रीनाथ धाम स्थापित, ज्योतिर्मठ आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित, उस जगह भारतीय जनता पार्टी हमारा विधायक चुराने के बाद भी अगर 5,500 वोट से हार जाए तो केदारनाथ से तो डर लगेगा ही उनको। कहा यह जाता है कि आपको जीत का कोई अनुमान नहीं था और भाजपा को हारने का नहीं था, लेकिन दोनों ही जो है आश्चर्यचकित है। देखिए, हम आश्चर्यचकित नहीं है, हमें जनता पे भरोसा रहता है। आप चोरी करके जीत ले जाए तो अलग बात है, लेकिन जब सामान्यतः चुनाव होता है तो पुष्कर सिंह धामी जी भी खटीमा से चुनाव हार जाते हैं। बद्रीनाथ जी का चुनाव वहां की जनता ने कांग्रेस को जिताया। बद्रीनाथ जी का चुनाव वहां की जनता की अस्मिता का सवाल हो गया था। उनके इलेक्टेड विधायक को रातों रात चुरा करके, उसको बेचारे को ड्रेस भी नहीं बदलने दी, जिस कपड़े में था, जिस कोटी में था, उसी कपड़े में ले जाकर के दिल्ली में जाकर पेश कर दिया। एक दिन पहले वो भाषण दे रहा था कि भाजपा ने मुझे 25 करोड़ रुपया, भाजपा में उनकी पत्नी पे आरोप लगा के बर्खास्त किया उनको। बिल्कुल 2 बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो वॉशिंग मशीन में धुल गई, और वहां जाके गंगा जी में जैसी डुबकी लगाई बीजेपी की तो पवित्र हो गए। तो ऐसा वो वॉशिंग पाउडर मोदी है कि जैसे ही उसमें नहाते आदमी तो पवित्र हो जाता है। तो वहां पर जाकर के जैसे ही जनता का आक्रोश था, गुस्सा था, तो जनता ने बताया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बद्रीनाथ जी का जो आवाज है, गूंज है, पूरे देश में गई। और उसके बाद हरिद्वार, सनातनियों की दूसरी सबसे पवित्र भूमि, जहां हर की पैड़ी है, जहां दक्ष प्रजापति का मंदिर है, जहां मां भगवती सती जो है वो चिता में बैठ करके सती हो गई, उस जगह मंगलौर में आप हार गए। वहां से लाए हरियाणा से इंपोर्ट करके, उत्तराखंड में कोई इनको कार्यकर्ता ही नहीं मिला। वो बेचारा पहलवान चैंपियन, वो अपने बाजू फड़ाता रहा कि मुझे टिकट दे दो। यतीश्वरन बेचारे भटकते रहे कि मुझे टिकट दे दो, कोई नहीं मिला। हरियाणा से पकड़ के लाए और हार गए। धन पशु को लाए और हार गए। तो हरिद्वार का और बद्रीनाथ का जो मैसेज था वो पूरी दुनिया की राइटिंग ऑन द वॉल था, साफ साफ, कि जनता क्या चाहती है। अब केदारनाथ से डर इसलिए लग रहा है कि केदारनाथ का चुनाव होगा तो केदारनाथ से अगर हार गए तो क्या होगा। वहां तो आपने जो अपनी छवि बनाई, आपने गुफा बना दी, वहां गुफा किसी के नाम की थी, अपने नाम की गुफा बना दी। जो हमारी खबरें हैं, शैला रानी रावत जी की बेटी पूरी तरह से लग गई है। ये मेरा आखिरी सवाल होगा क्योंकि वक्त भी लंबा हो रहा है। वो पूरी तरह से अलर्ट हो गई है, एक्टिव हो गई है, और भाजपा ने शायद ये सोच लिया है, महिला कैंडिडेट साथ में सिंपैथी वोट। तो क्या लगता है कि आपके पास अगर कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं निकल के आया तो वो सीट आपके हाथ से जा सकती है? देखिए, सीट लाना, ले जाना, हराना, जिताना ये जनता के हाथ में। वो हमारी बेटी है ऐश्वर्या जो है, वो हमारी शैला रानी, वो भी आपके ही पार्टी में थी पहले, वो भी हमारी गोत्र की है। हाँ बिल्कुल, उनको भी चुरा के ले गए थे। हाँ। अब वो दिवंगत है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँ। उनकी बेटी है, वो हमारी बेटी की तरह है। उनको, उनके लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव जनता हराई, कांग्रेस नहीं हराई, जनता हराई। आखिरी में मैं वो सवाल पूछ लेता हूँ चलते चलते, जो थोड़ा आपको असहज कर सकता है। कहते हैं केदारनाथ को लेकर हरीश रावत जी एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। उन्हें लगता है, गुंजाइश लगती है कि अगर फिर से वो कुछ करें या उनका कोई आदमी खड़ा हो, जैसा कि कहते हैं कांग्रेस में कई गुट हैं, हरदा गुट भी है। जरूर आप इसका जवाब दीजिएगा, क्या हरीश रावत जी एक्टिव हो गए हैं? उन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत गुंजाइश बन रही है वहाँ पे? हरीश रावत जी तो अंतिम सांस तक एक्टिव रहेंगे। हरीश रावत चुनाव लड़ने के लिए या पार्टी के लिए? हरीश रावत एक ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं कि मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है, और उनका कमिटमेंट जो पार्टी के लिए, संगठन के लिए है। जब ये राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, वो पहले अध्यक्ष थे हमारे, और जिस प्रकार से मेहनत करके उन्होंने पहली सरकार निर्वाचित, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में ये राज्य बना, श्रेय उनको जाता था क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे। निश्चित तौर पे आज भी हम कहते हैं
कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय उत्तराखंड बना, लेकिन लोगों ने 14 महीने में ही इनकी करतूतें देख ली। 14 महीने में 2-2 मुख्यमंत्री इन्होंने दे दिए काम चलाओ सरकार में, पहले नित्यानंद स्वामी फिर कोश्यारी जी। और जिस प्रकार से इन्होंने बाथरूम के, सैलून के, नाई की दुकान के रिबन काटने शुरू किए, मुंडन में जा रहे हैं तो ब्लैक कैट कमांडो लेके जा रहे हैं, नामकरण संस्कार में जा रहे हैं, कहीं दाह संस्कार में जा रहे हैं तो ब्लैक कैट कमांडो लेके जा रहे हैं। अरे आपको इसलिए बनाया था काम चलाओ मुख्यमंत्री कि आप राज्य की सीमाएं, राज्य का प्रशासनिक स्वरूप, राज्य का आर्थिक स्वरूप, राज्य की राजधानी, ये सारी चीजें तय करें। आप लग गए अपनी शोबाजी में, तो जनता ने 14 महीने में बाहर का रास्ता दिखाया। उस समय हरीश रावत प्रदेश के अध्यक्ष थे और तब से लेकर अब तक, उससे पहले भी वो बड़े नेता थे हमारे, लेकिन राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक उनका जो पार्टी के प्रति वचनबद्धता है, जो उनका कर्मशीलता है, इस उम्र में भी जिस प्रकार से वो सक्रिय हैं, केदारनाथ में फायदेमंद होंगे, वो पूरे राज्य के लिए फायदेमंद है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे लेकिन हारे हुए भी तो हैं। अरे भाई हारता कौन नहीं है इस देश में? कौन ऐसा व्यक्ति है? अटल बिहारी वाजपेयी जी को किसने हराया था, किसी को याद है? चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति जो इस देश के प्रधानमंत्री हुए, आपको मालूम है 1984 में किसने चंद्रशेखर को हराया था? बताइए जरा। इतने पीछे तो मैं नहीं जा सकता। चंद्रशेखर जो इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्हें जगन्नाथ चौधरी, जिनको आज कोई नहीं जानता, उन्होंने 1984 में चुनाव हराया। हेमंत नंदन भावड़ा जैसे महान व्यक्ति, उनको अमिताभ बच्चन ने, एक फिल्म के एक्टर ने चुनाव हरा दिया। इंदिरा गांधी जी को चुनाव हरा दिया। देश में कौन व्यक्ति है जो चुनाव नहीं हारा? तो चुनाव हारना जीतना कोई, मैं समझता हूं लोकतंत्र में जनता ताकतवर है, जनता हमको जिताती है, जनता सर पे बैठाती है और जनता नीचे बैठा देती है। दर्शकों, आपने सुना, ये उत्तराखंड कांग्रेस के वो वक्ता हैं जो हर विषय पर मुखरता से, स्पष्टता से अपनी बात रखते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के अच्छे मित्र हैं और गड्ढों में सड़क को ढूंढने के बाद की इनकी जो फाइंडिंग्स है उसे लेकर ये धामी जी से मिलेंगे और बताएंगे कि स्मार्ट सिटी का जो घोटाला है वो 1000-2000 करोड़ का नहीं, बहुत बड़ा है। और अगर ये खुलासा होता है तो इसमें यकीन मानिए कई IAS अधिकारी, PCS और ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े अधिकारी भी सामने आ सकते हैं। देखना ये होगा कि बातों के अलावा जो इनकी कमिटमेंट है कि हम जनता के साथ खड़े हैं, और उसका असर इन्हें केदारनाथ में दिखेगा। क्या वाकई दिखता है? क्या जनता इनके साथ खड़ी है जैसा कि दावा कर रहे हैं? देखते हैं कि आने वाले समय में धामी जी आपके इस फाइंडिंग्स पर क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि धामी जी कहते हैं 0 टॉलरेंस की सरकार है। अगले एपिसोड में एक नए सेलिब्रिटी और एक नए शख्सियत के साथ नए पॉडकास्ट में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब